लोकतंत्र के महोत्सव के ऐलान के साथ महासमर का शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर पालनाडु जिले में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। आम चुनाव के लिए हुई सरगर्मियां तेज। टीडीपी और जनसेना आज जारी करेंगे घोषणा पत्र। इंडी गठबंधन का आज मुंबई में शक्ति प्रदर्शन। मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ देश भर में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। वॉल पेंटिंग और पोस्टर सहित कई सामग्रियों को 24 घंटे और सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों को 48 घंटे के भीतर हटाने के सख्त निर्देश। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नवा सम्मन भेज 21 मार्च को किया तलब। जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल से कल पूछताछ। मामले को लेकर भाजपा हमलावर। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अंतिम दिन मतदान जारी। व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में बने रहने की संभावना। रूस ने यूक्रेन पर चुनाव में व्यवधान डालने का लगाया आरोप। और नई दिल्ली में आज खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का फाइनल। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से आप खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का चुनावी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पालनाडु जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जनसेना आज आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भाजपा और टीडीपी के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगी है। भाजपा लोकसभा की 6 तो वहीं विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा टीडीपी 17 लोकसभा तो 144 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा और टीडीपी के अलावा गठबंधन में शामिल जनसेना राज्य की 2 लोकसभा सीटों और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज इंडी गठबंधन शक्ति प्रदर्शन भी करेगा। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन का औपचारिक चुनावी अभियान भी आज से शुरू हो जाएगा। तमाम विपक्षी नेता मुंबई में अलग अलग जगह पर जाएंगे। इसके बाद शिवाजी पार्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली में वंचित बहुजन आगरी के नेता प्रकाश अंबेडकर को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पहले कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियों बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनावों की घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके लिए सभी प्रदेशों के प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। ओनली पीस इज एवरलास्टिंग, वायलेंस डजंट सॉल्व एनीथिंग। वी विल रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल कैंडिडेट्स, दैट they must be very cautious of this point. We'll be ruthless if anywhere the violence happens. उन्होंने कहा कि चुनाव में धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सभी नियंत्रण एजेंसियों को पैनी नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। मिसयूज ऑफ मनी हम नहीं होने देंगे। फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन, वॉट एवर काइंड ऑफ फ्रीबीज किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें। रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें। सो whom have we directed? GST, एक्साइज, स्टेट पुलिस, all agencies, income tax, customs, coast guards, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है, कैश और मनी, जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे। पॉलिटिकल फाइनेंस इन एनी केस इज ए थिंग विच इज इन न्यूज दीज डेज। सो दिस इज आवर एफर्ट टू एड टू दैट थिंग सो दैट देयर आर मच मोर क्लीनर इलेक्शंस। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनावों को ईवीएम के जरिए करवाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम पर दलों की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर तथ्यों के साथ कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ है। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को शायराना अंदाज में जवाब दिया। 18वीं लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने बड़ी ही बेबाकी से मीडिया के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसमें एक बड़ा सवाल ईवीएम को लेकर भी उठाया गया, जिस पर आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर जितने भी सवाल उठे हैं वह हमेशा सिरे से खारिज हुए हैं। उन्हें विभिन्न न्यायालय में 40 से अधिक बार ईवीएम के खिलाफ दायर किए गए मामलों पर कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि हर बार कोर्ट ने ईवीएम की पारदर्शिता और उसकी स्पष्टता को सराहा है और आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने इस मामले में आयोग द्वारा तैयार की गई एक पुस्तक का भी जिक्र किया, जिसमें इन तमाम मामलों को संकलित किया गया है। 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। तो हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस, 40 केस देखिए, दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं, देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये। आयोग ने ईवीएम को लेकर एक शेर के माध्यम से अपनी बात भी रखी, जिसमें उन्होंने ईवीएम के पक्ष में अपनी बात रखी। ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं।
अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते। ईवीएम को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दायर एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप बार बार एक ही तरीके के मामले कब तक लाएंगे, जबकि ईवीएम पर अब कोई वाद बनता ही नहीं है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने समय समय पर ईवीएम को जनता के सामने रखा है और राजनीतिक दलों से भी कहा है कि वह हैकथॉन में ईवीएम पर किसी भी आरोप को साबित करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया और ईवीएम की पारदर्शिता बनी रही है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार चुनाव संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी तंत्र हरकत में आ गया है। मेरठ में जगह जगह लगे नेताओं और सियासी पार्टियों के प्रचार वाले होर्डिंग बैनर उतारे जाने लगे हैं। मेरठ जिला प्रशासन ने होर्डिंग हटाना और दीवारों पर राजनीतिक विज्ञापनों पर रंग पोतना शुरू कर दिया है। मेरठ सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने बताया कि कल से राजनीतिक बैनरों को हटाया जा रहा है। वहीं अधिकांश बैनर हटा लिए गए हैं और जल्द ही सारे बैनर हटवा दिए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता को पूर्णतया लागू करने के लिए 24 घंटे के अंदर जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनसे जो भी होल्डिंग्स हैं जो राजनीतिक, उसको हटाया जाना रहता है। 48 घंटे के अंदर जो भी पब्लिक सेक्टर के हैं उससे हटाने रहते हैं और 72 घंटे के अंदर जितने भी निजी है उसको पूरी तरह हटा लिया जाना रहता है। इसी क्रम में कल से ही जितने भी होल्डिंग्स हैं जो राजनीतिक होल्डिंग्स हैं उनको हटाया जा रहा है। यदि किसी को प्रचार करना है तो रिटर्निंग अफसर से, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर से अनुमति ले, उसका अपने व्यय में व्यवस्था करे और सभी को सुविधा है, सब अपना प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसका एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। और पेपर लीक केस में बिहार पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 313 में से 266 लोगों को बेऊर जेल भेज दिया गया है। वहीं बाकी लोगों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बिहार लोकसभा सेवा आयोग की अगर बात की जाए तो आपको एक बार फिर से बता दें कि पेपर लीक केस में बिहार पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है और यहाँ पे बिहार लोकसभा सेवा आयोग की टियर 3 की परीक्षा में पेपर लीक मामले में हजारीबाग में गिरफ्तार आरोपियों को पटना लाया गया, जहां सिविल कोर्ट में उनकी पेशी हुई है। और पटना सिविल कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं ऋषिकेश नारायण सिन्हा ने बताया कि पेपर लीक से जुड़े मामले में लगभग 300 लोगों को MP MLA कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा जारी किए गए नवे सम्मन पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है। उनका कहना है कि यही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं। नौवां सम्मन जाना और जल बोर्ड घोटाले का एक नया केस खुल जाना, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का हर विभाग में जहां हाथ रखिए वहीं भयानक घोटाला हो रखा है। और शायद यही कारण है कि आज दिल्ली के लगभग 200 लोग श्रीधर शर्मा जी के नेतृत्व में आज हमारे विधानसभा के, उनके आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ये प्रांत के ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और प्रतिदिन सवेरे 10, 12, 15, 20, 100, 200 लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। और भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी के सम्मन पर पेश नहीं होने को कानून का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि सम्मन आने पर मुख्यमंत्री को उसका सम्मान करना पेश होना चाहिए। जब भी समन आते हैं PMLA में तो कानूनी तौर पर ये अनिवार्य होता है कि आप उन समन्स का आदर करें।
जब जब आप उन समन का निरादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में आप एक नया अपराध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। ये जो याचिका ईडी ने फाइल करी है कोर्ट में, ये केवल इसके लिए है कि 174 आईपीसी में अपराध बन रहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। इस प्रोसीडिंग का कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि ईडी का समन लीगल है या इल्लीगल है। भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल ईडी के दफ्तर जाने से क्यों डर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले पर भी केजरीवाल सरकार को घेरा है। एक मंत्री जिसने शपथ ली हो वो झूठ बोले कि जमानत मिली है। अब जमानत मिली है तो ईडी के दफ्तर में जाने से डरते क्यों डर रहे हो? अब ईडी के दफ्तर में जाने को अगर जमानत मिली है, जमानत तुम्हें सम्मनों पे मिली थी। जो तुमने गैर कानूनी ना पेश होने का काम किया था और ईडी कोर्ट में गई थी कि ना पेश होने की सजा दी जाए इसको 2 महीने की और 50 रुपए जुर्माना, उसके ऊपर तुम्हें बेल मिली है। हजारों टैंकर नकली पानी के दिखाए गए जो पानी कभी लेकर गए ही नहीं। लालू जैसे चारा खा गया था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का पानी पी गया। भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उन्हें ईडी के समक्ष जरूर हाजिर होना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी ने ये 9वां समन भेजा है। लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते हैं और कानून से भाग रहे हैं। 9वां समन है। उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस बार ईडी का सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए ईडी के सामने प्रस्तुत होंगे। लेकिन हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जैसे पहले भी अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं जी, मेरे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं ईडी को और देश भी जवाब पूछ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च को बुलाया है। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार हार का सामना कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर भी सवाल उठाए हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि जब राहुल गांधी को प्रचार करना चाहिए तब ये यात्रा करते हैं, जब यात्रा करनी चाहिए तब ये विदेश में घूमते हैं और बाद में हार होने पर ईवीएम चिल्लाते हैं। राहुल गांधी जी तो ऐसे कप्तान हैं जिनको ये पता ही नहीं कि कब क्या करना चाहिए। जब उन्हें चुनाव की तैयारी करना चाहिए तो वो यात्रा करते हैं, जब यात्रा करना चाहिए तो विदेश में छुट्टी मनाते हैं और चुनाव में हारने के बाद ईवीएम चिल्लाते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करके भाजपा ने जो काम किया है उसका परिणाम है कि भाजपा को जनता 370 से अधिक सीटें देगी और एनडीए 400 के पार जाएगी। धारा 370 समाप्त करके जो काम बीजेपी ने किया है, इसलिए 370 सीट अकेली बीजेपी और एनडीए 400 के पार जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ईडी की टीम पर हमले के मामले में शाहजहां शेख के भाई शेख आलमगीर और 2 अन्य आरोपियों मफोजर मौला और सिराजुल मौला को बशीर हाट की उप विभागीय अदालत में लेकर आई। दोनों को सीबीआई ने कल देर शाम गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुणे में आईएसआईएम मॉड्यूल मामले में आतंकवादियों से संबंधित 4 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। पुणे में जब्त की गई संपत्तियां 3 भगोड़ों सहित 11 आरोपी व्यक्तियों से जुड़ी हुई हैं और इसका उपयोग आईईडी निर्माण और आतंकी घटनाओं की योजना बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा था। एनआईए ने पहले ही मामले में सभी 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी बॉयलर ब्लास्ट मामले में मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें जांच कमेटी निर्धारित अवधि में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने घायलों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दत्तात्रेय होसबोले एक बार फिर से सरकार्यवाह बन गए हैं। उन्हें 2024 से 2027 के लिए सरकार्यवाह पद पर फिर से चुना गया है। वे 2021 से सरकार्यवाह दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। भारतीय सेना और सशस्त्र रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामेटिए 2024 के 10वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी आज सेशल्स के लिए रवाना हुई। संयुक्त अभ्यास 18 से 27 मार्च 2024 तक सेशल्स में आयोजित किया जाएगा। क्रियोल भाषा में लामेटिए का अर्थ है दोस्ती। ये एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसका पहला संस्करण 2001 से सेशल्स में आयोजित किया गया था। सैन्य अभ्यास में भारतीय गोरखा राइफल से 45 सैन्य कर्मी और सशस्त्र रक्षा बल के जवान अभ्यास में भाग लेंगे। ये अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच कौशल, अनुभव और अच्छी प्रथाओं के आदान प्रदान के अलावा द्विपक्षीय सेना संबंधों को भी बनाएगा और बढ़ावा देगा। और महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आज राजधानी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। दोनों के बीच खेले गए सीजन के पहले लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रनों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे लीग मैच में दिल्ली ने आरसीबी को करीब मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी थी। ऐसे में आरसीबी के लिए फाइनल में दिल्ली की चुनौती आसान नहीं होगी। वहीं आरसीबी ने पिछले 2 मैचों में लगातार डिफेंडिंग चैंपियंस रही मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। वहीं बीएमसी ने मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी बैनर हटाए। ये बैनर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में राहुल गांधी के स्वागत के लिए लगाए गए थे। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण हिमस्खलनों का दौर जारी है। कश्मीर के बांदीपुरा जिले में हिमस्खलन हुई है और जिसके कारण बांदीपुरा गुरेज मार्ग बंद हो गया है। वहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्र में व्यापक निकासी अभियान शुरू कर दिया है। सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, जिससे लोगों का सफर करने में आसानी होगी। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान का आज अंतिम दिन है। मतदान प्रक्रिया के दौरान 2 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रमुख प्रत्याशी हैं और 6 वर्ष के 5वें कार्यकाल के लिए उनके पुनः चुने जाने की उम्मीद है। इस चुनाव में 71 वर्षीय पुतिन के सामने 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति की कटु आलोचना से बच रहे हैं। ये विरोधी प्रत्याशी यूक्रेन युद्ध पर सरकार की नीति के विरोध में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2 दिन के मतदान के दौरान तोड़फोड़, हिंसा और विरोध प्रदर्शन की करीब आधा दर्जन घटनाएं हुई हैं। उन पर सुरक्षा बलों ने काबू पा लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे अनुमति दें। नमस्कार।